हाय एवरीवन, आई एम एमन खान एंड वेलकम टू लॉ एड बाय एमन। सो अभी हमारा चल रहा है लॉ ऑफ डॉट्स और आज का हमारा टॉपिक है डिफेमेशन। यस, तो लेट्स बिगिन। कोई भी ऐसा वर्ड या जेस्चर जो किसी की इमेज को या रेपुटेशन को हार्म पहुंचाए, इंजर करे, वो बेसिकली होता है डेफेमेशन। ठीक है, किसी को बदनाम कर देना, एक आसान शब्द में बोला जाए तो किसी को बदनाम कर देना, किसी की रेपुटेशन को खराब करना। क्योंकि एक तरह से रेपुटेशन जो होती है एक पर्सन की, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसकी बॉडी होती है या अदर प्रॉपर्टीज होती है जिसको उसको प्रोटेक्ट करने का राइट होता है, वैसे ही उसकी रेपुटेशन जो होती है वो भी पर्सन की प्रॉपर्टी होती है और उसे पूरा राइट होता है उसे प्रोटेक्ट करने का अगेंस्ट डेफेमेशन। यस, नाउ डेफेमेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्लैंडर, दूसरा होता है लाइबल। नाउ व्हाट इज स्लैंडर? स्लैंडर बेसिकली पब्लिकेशन होता है डेफेमेटरी स्टेटमेंट का इन अ मोर टेम्पररी फॉर्म। यस, जैसे कुछ बोल दिया या कोई जेस्चर कर दिया, या दैट कम्स अंडर स्लैंडर। व्हाट इज लाइबल? जस्ट द अपोजिट। वो पब्लिकेशन जो टेम्पररी नहीं, परमानेंट फॉर्म में हो, जैसे लिख के छपवा दिया या कार्टून बना दिया किसी का, कोई बहुत ही डिफेमेटरी सा स्केच बना दिया किसी के लिए, या किसी के लिए आर्टिकल लिख दिया डेफेमेटरी। रिटन वर्ड्स जो होते हैं, पिक्चर्स या स्टैच्यूज, ये सब जो होते हैं वो परमानेंट फॉर्म में होते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन जो परमानेंट फॉर्म में होता है, दैट कम्स अंडर लाइबल। ओके, तो ये होते हैं दो। पहला हो गया स्लैंडर, दूसरा हो गया लाइबल। लेकिन अगर एक मूवी है उसमें बोली हुई चीज भी परमानेंट ही मानी जाती है। यस, इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ Yusupov versus MGM Pictures Limited. In a cinema film, not only the photographic part of it is considered to be liable, but also speech which is synchronized is also liable. तो इंग्लिश लॉ के हिसाब से लाइबल और स्लैंडर दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। क्रिमिनल लॉ में ओनली लाइबल इज कंसिडर्ड एन ऑफेंस, नॉट स्लैंडर। यस, अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो स्लैंडर होता है, इट इज एक्शनेबल ओनली इफ देयर इज प्रूफ ऑफ डैमेज। ओके, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। और वही लाइबल इज एक्शनेबल पर सी। यस, दैट मीन्स लाइबल के केस में प्रूफ ऑफ डैमेजेस नहीं चाहिए होते। स्लैंडर के केस में कुछ केसेस के अलावा प्रूफ ऑफ डैमेज चाहिए होता है, और वो एक्सेप्शनल केसेस जिसमें स्लैंडर भी एक्शनेबल पर सी है, वो है ये सब। पहला है किसी पे क्रिमिनल ऑफेंस का इल्जाम लगाना, दूसरा है किसी पे कंटेजियस या इन्फेक्शियस डिजीज का इल्जाम लगाना, तीसरा एक पर्टिकुलर पर्सन पे इल्जाम लगाना कि वो इनकम्पिटेंट है, डिसऑनेस्ट है या अनफिट है किसी भी तरह से। ठीक है, if in any way any kind of imputation has been imposed upon a person, ये भी slander होगा। and last is imputation of unchastity or adultery to any woman or girl is also actionable per se. yes, तो इन चार केसेस के अलावा जो स्लैंडर होता है उसमें डैमेजेस का प्रूफ देना पड़ता है, तभी वो एक्शनेबल होता है। यस, नाउ इंडियन लॉ ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है। लाइबल और स्लैंडर दोनों ही अंडर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि टॉर्ट्स में कैसा है इसका। लाइबल और स्लैंडर दोनों ही लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर एक्शनेबल पर्सी है। नाउ हर रिटन या स्पोकन वर्ड जो होता है वो डेफेमेशन नहीं माना जा सकता। सो टू कॉन्स्टिट्यूट अ डेफेमेशन इट शुड हैव थ्री एसेंशियल्स। पहला कि स्टेटमेंट जो है वो डेफेमेटरी होना चाहिए, दूसरा कि जो स्टेटमेंट है वो प्लेंटिफ के लिए होना चाहिए, और तीसरा कि जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश होना चाहिए। ना, पहला जो स्टेटमेंट है वो डेफेमेटरी होना चाहिए। इसका कैसे टेस्ट होगा? एक इंसान के बारे में आपने ऐसा कुछ बोल दिया जिसको सुनने के बाद जो नॉर्मल सोसाइटी है, जो रीजनेबल मैन है, वो उसको या तो ह्यूमिलिएट करेंगे, या तो उसको शन कर देंगे सोसाइटी से, या तो उसका मजाक उड़ाएंगे, या इन एनी वे उसके रेपुटेशन पे दाग पड़ेगा। दैट स्टेटमेंट इज डेफेमेटरी। यस, तो जो डेफेमेटरी स्टेटमेंट होता है वो होता है जो इंसान की रेपुटेशन को इंजर करे, प्लेंटिफ के रेपुटेशन को। और डेफेमेशन जो होता है वो ऐसे स्टेटमेंट का पब्लिकेशन होता है जो या तो प्लेंटिफ की जो रेपुटेशन है उसको लोअर करे, या तो जो राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी है वो उस स्टेटमेंट के बाद या तो उसे शन करने लगे या अवॉइड करने लगे। यस, ऐसे स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं डेफेमेटरी स्टेटमेंट। ना, whether a statement is defamatory or not, ये डिपेंड करता है राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी पे। दैट मीन्स जो नॉर्मल प्रूडेंट इंसान है वो स्टेटमेंट को कैसे लेता है। यस, इन सालमन ऑन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये कहा गया कि जो डेफेमेटरी स्टेटमेंट है वो है जो एक पर्सन रेपुटेशन को इंजर करे एंड विच टेंड्स टू लोअर हिम इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी generally and in particular to cause him to be regarded with feelings of hatred, contempt, ridicule, fear, dislike or disesteem. Yes,
तो यहाँ से हमारा क्लियर होता है कि अगर एक राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी आपको उस स्टेटमेंट के बाद शन करने लगे या ह्यूमिलिएट करने लगे या आपका मजाक उड़ाने लगे या किसी भी तरह से आपकी रेपुटेशन पे दाग लगे, तो वो स्टेटमेंट होता है डेफेमेटरी स्टेटमेंट। यस, नाउ इन द केस ऑफ डीपी चौधरी वर्सेस मंजुलता, इस केस में एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा अपने प्लेंटिफ के बारे में, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो प्लेंटिफ है वो कोचिंग जाने के बहाने इलोप कर गई। यस, दैट इज किसी के साथ भाग गई। नाउ ये स्टेटमेंट अनट्रू था और जो प्लेंटिफ थी उसकी जो रेपुटेशन थी उस पर दाग लगा, शी वॉज ह्यूमिलिएटेड। इस चीज का उसके मैरिज प्रपोजल्स पे भी अफेक्ट हुआ, हेंस द डिफेंडेंट्स वर हेल्ड लायबल ऑफ डेफेमेशन। नाउ नेक्स्ट इज द इन्यूएंडो। व्हाट इज इन्यूएंडो? बेसिकली वो स्टेटमेंट होता है जो प्राइमा फेसी तो नहीं लगता कि डेफेमेशन है, लेकिन अगर उसका सेकंड मीनिंग निकाले या कुछ और मतलब निकाले तो वो डेफेमेटरी स्टेटमेंट लगे। यस, इसमें हम केस देख सकते हैं टॉली वर्सेस जेएस फ्राई एंड सन्स लिमिटेड। यह है 1931 का केस। टॉली एक फेमस एमेच्योर गोल्फ प्लेयर था। उसने एक कंपनी को, दैट इज जेएस फ्राई एंड सन्स लिमिटेड को स्यू करा फॉर डेफेमेशन। किस बेस पे? कि उनकी चॉकलेट्स के एक एडवर्टीजमेंट में ये दिखाया गया कि टॉली ने अपना सिग्नेचर शॉट मारा एंड द कंपनीज चॉकलेट वाज हैंगिंग आउटसाइड हिज पॉकेट। ये दिखाया गया कि जो एक्सीलेंस है उसका शॉट का, दैट इज इक्वल टू द एक्सीलेंस ऑफ द चॉकलेट। लेकिन इस एडवर्टीजमेंट के लिए ना ही मिस्टर टॉली से पूछा गया था, ना ही उन्हें कुछ इन रिटर्न दिया गया था। इट वॉज हेल्ड दैट द इन्यूएंडो दैट द प्लेंटिफ हैड प्रोस्टिट्यूटेड his status for advertising was supported by the facts, and the advertisement was therefore defamatory for a man in his position. That means इन्यूएंडो अगर लगाए, अगर सेकंड मीनिंग देखे इसका, तो इंसान यही समझेगा कि इस चॉकलेट को खाने के बाद टॉली इज एबल टू मेक हिज सिग्नेचर शॉट। तो ये इन्यूएंडो था एंड द डिफेंडेंट्स वर हेल्ड लायबल। सेकंड इज कि जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है वो प्लेंटिफ के लिए होना चाहिए। नाउ हियर plaintiff has to prove कि जो defamatory statement है that is being referred to him, this is immaterial कि एक पर्टिकुलर डिफेंडेंट का उस प्लेंटिफ को रिफर करने का इंटेंशन था कि नहीं था। अगर वो पर्टिकुलर डिफेमेटरी स्टेटमेंट उस प्लेंटिफ को रिफर कर रहा है, देन द डिफेंडेंट्स विल बी हेल्ड लायबल फॉर डेफेमेशन। इसमें हमें केस समझे, दैट इज न्यूस्टेड वर्सेस लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड। ये है 1939 का केस। डिफेंडेंट की कंपनी ने एक आर्टिकल छापा, हैरल्ड न्यूस्टेड एक कैम्बलमैन जो है, ही इज कन्विक्टेड ऑफ बाइगमी। यस, जो स्टोरी थी वो थी कैम्बरवेल बारमैन की। जो डेफेमेशन का एक्शन था, इट वाज ब्रॉट बाय अनदर हैरल्ड न्यूस्टेड, कैम्बरवेल बार्बर। व्हाई? जो वर्ड्स थे उस पर्टिकुलर आर्टिकल के, वो ऐसे दिखते थे जैसे वो रिफर कर रहे हैं प्लेंटिफ को, दैट इज कैम्बरवेल बार्बर, एंड दिस स्टेटमेंट वाज कंसिडर्ड डेफेमेटरी एंड द डिफेंडेंट वर हेल्ड लायबल। नाउ थर्ड है, द स्टेटमेंट शुड बी पब्लिश्ड। यस, अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को एक बंद कमरे में कुछ डेफेमेटरी स्टेटमेंट बोल दिया, तो फिर वो डेफेमेशन नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों के अलावा उस चीज को किसी और ने नहीं सुना, एंड दैट डिड नॉट रिजल्ट इन ह्यूमिलिएशन और शनिंग और अवॉइडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। यस, या फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान ने एक लेटर, एनक्लोज लेटर में किसी को कुछ लिख के विच इज डेफेमेटरी भेज दिया और उसी ने पढ़ा जिसके लिए वो लेटर था, तो ये भी डेफेमेशन नहीं होगा, क्योंकि इस बीच किसी ने भी वो लेटर नहीं खोला और जिसने लिखा और जिसने पढ़ा, उन दोनों को ही पता कि उस लेटर में क्या लिखा है। तो ये जरूरी है कि जो स्टेटमेंट हो वो पब्लिश हो, मतलब उन दो लोगों के अलावा, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के अलावा भी बाकी लोगों को, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको पता चले कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के लिए क्या बोला है एंड उनकी नजर में प्लेंटिफ की रेपुटेशन गिरे। यस, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वो जो लेटर है वो डिफेंडेंट को पता है दैट इट देयर आर चांसेस कि प्लेंटिफ के अलावा भी कोई उसे पढ़ ले, then it will amount to defamation. It was held in the case of थीकर वर्सेस रिचर्डसन। ये है 1962 का केस। ऑल्सो अगर जो मैटर है वो पोस्ट कार्ड या टेलीग्राम पे भेजा गया है, तो भले ही प्रूफ ना करा जाए कि किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो डिफेंडेंट जो है वो लाइबल होगा, क्योंकि जो पोस्ट कार्ड और टेलीग्राम होते हैं वो खुले हुए होते हैं, लोग उसे पढ़ सकते हैं। यस, जो पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स होते हैं जो रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, वो उस पर्टिकुलर टेलीग्राम को या पोस्ट कार्ड को पढ़ सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर दूसरे इंसान ने रॉन्गफुली वो लेटर पढ़ा है जो कि सिर्फ प्लेंटिफ के लिए होना था, तो वो जो डिफेंडेंट है वो लाइबल नहीं होगा। अरुमुगा मुदलिया वर्सेस अन्नामलई मुदलिया 1966। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं थर्ड एसेंशियल्स के कि एक पर्टिकुलर डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश होना चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट डिफेमेशन। नाउ लेट्स सी कि डिफेमेशन के केस में डिफेंसेस क्या क्या होते हैं। पहला है जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। नाउ यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल दोनों लॉज में डिफरेंस है। कैसे? क्रिमिनल लॉ में सिर्फ जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ के वो स्टेटमेंट ट्रू था काफी नहीं है टू टेक डिफेंस ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। यस, ये भी प्रूव करना जरूरी है कि वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट था
वो ट्रू होने के साथ साथ इट वॉज फॉर पब्लिक गुड. ओके, दैट इज फर्स्ट एक्सेप्शन टू सेक्शन 499 आईपीसी रिक्वायर्स के ट्रू होने के अलावा वो जो पर्टिकुलर इम्पिटेशन है वो दिखाना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर इम्पिटेशन वॉज मेड फॉर पब्लिक गुड. इट वॉज हेल्ड इन अशोक कुमार वर्सेस राधा कांतो पांडे, ये 1967 का केस है. लेकिन सिविल लॉ में अगर हम देखें तो सिविल लॉ में एक पर्टिकुलर डिफेमेशन के लिए ट्रू होना एक डिफेमेटरी मैटर का कंप्लीट डिफेंस होता है. यस, मेरली प्रूव कर देना कि वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, इट्स अ गुड डिफेंस. इन द केस ऑफ राधेश्याम तिवारी वर्सेस एकनाथ, ये केस है 1985 का. इट वॉज हेल्ड कि अगर डिफेंडेंट अपने जो फैक्ट्स हैं जो उसने प्लेंटिफ के ऊपर इम्पिटेशन लगाए हैं अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया तो डिफेंडेंट विल बी हेल्ड लायबल. इस केस में जो डिफेंडेंट था वो एडिटर, प्रिंटर एंड पब्लिशर ऑफ अ न्यूज़पेपर. उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया था अगेंस्ट द प्लेंटिफ. यस, कि द प्लेंटिफ इशू फॉल्स सर्टिफिकेट्स एंड एक्सेप्ट्स ब्राइब एंड अडॉप्ट करप्ट प्रैक्टिसेस. यस, इन एक्शन फॉर डिफेमेशन जो डिफेंडेंट था वो अपने जो फैक्ट्स थे वो प्रूफ नहीं कर पाया, हेंस ही वाज हेल्ड लायबल. दैट मीन्स दैट इफ यू अलेजिंग दैट कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स जो आपने कहे हैं या पब्लिश किए हैं वो ट्रू हैं तो यू विल हैव टू प्रूव कि वो ट्रू हैं. यस. सेकेंड इज फेयर कमेंट. पब्लिक गुड के लिए एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देना भी डिफेंस होता है ऑफ डिफेमेशन. यस, इसके 3 एसेंशियल्स होते हैं. पहला, दैट इट मस्ट बी अ कमेंट, दैट इज ओपिनियन होना चाहिए रादर देन फैक्ट्स. यस. सेकंड, कि जो कमेंट है वो फेयर होना चाहिए. एंड लास्ट, कि जो कमेंट किया है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए. यस. कमेंट होना चाहिए मतलब मतलब जो एक्सप्रेशन है वो ओपिनियन होना चाहिए एक कुछ पर्टिकुलर चीज का, ना कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. यस. फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक पर्टिकुलर इंसान की फिल्म दैट इज जेड, उसकी फिल्म को लेके कुछ कमेंट्स किए, जैसे जेड जो है वो बहुत ही फूलिश इंसान होगा, जेड जो है उसने कहीं किसी अच्छी जगह से ये आर्ट नहीं सीखा होगा. ये जो अजम्पशंस है ये है कमेंट्स एक पर्टिकुलर इंसान के व्यूज. यस. लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड वो ये कहता है कि जेड की मूवी अच्छी नहीं है, वो अच्छा डायरेक्टर नहीं है, उसकी फिल्म्स अच्छी नहीं होती है, वो एक फूलिश इंसान है, ये सब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है. यस. एंड इफ यू कैन नॉट प्रूव दीज ऑल यू विल बी हेल्ड फॉर डिफेमेशन. ना सेकेंड इज कि वो जो कमेंट है फेयर होना चाहिए. एक फेयर कमेंट वो कमेंट होता है विच इज बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स. यस, अगर अनट्रू फैक्ट्स है या बहुत ही मलिशियस फैक्ट्स है तो फिर वो जो कमेंट है वो ट्रू नहीं होगा. इन द केस ऑफ ग्रेगरी वर्सेस ड्यूक ऑफ ब्रंसविक, ये केस है 1843 का. इसमें जो प्लेंटिफ था वो एक एक्टर था. जैसे ही वो स्टेज पे आया वैसे ही जो डिफेंडेंट थे वो हूटिंग करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, जिसकी वजह से उसकी एंगेजमेंट टूट गई. इट वाज हेल्ड कि जो उनकी हूटिंग थी और उनके एक्शंस थे वो जो थे वो फेयर कमेंट में नहीं आएंगे, इसलिए दे वर हेल्ड लायबल. थर्ड है कि ये जो स्टेटमेंट है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए. ना क्या क्या चीज़ें, वो कौन सी चीज़ें हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में आती हैं, वो हैं ये सारी चीज़ें. पब्लिक कंपनीज के बारे में कुछ कमेंट हो गया, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ कमेंट, या अथॉरिटीज के बारे में या थिएटर्स के बारे में, वो चीज़ें जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करती हैं उन चीज़ों के लिए अगर आप कमेंट कर रहे हैं, नोटिफाई देम या उनको नॉलेज देने के लिए अगर आप ये कमेंट कर रहे हैं, देन वो डेफेमेशन के अंदर नहीं आएगा. थर्ड इज सर्टेन प्रिविलेजेस. देर आर सर्टेन प्रिविलेजेस जो कि कुछ लोगों को दी है, जहाँ पे राइट टू फ्री स्पीच जो है वो प्लेंटिफ के रेपुटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. दैट मीन्स जो फ्री स्पीच होता है वो आउटवेट कर देता है प्लेंटिफ के राइट टू रेपुटेशन को. यस. जो प्रिविलेजेस होती हैं वो 2 तरह की होती हैं. पहली होती है एब्सोल्यूट प्रिविलेज, दूसरी होती है क्वालिफाइड प्रिविलेज. एब्सोल्यूट प्रिविलेज के अंदर भले ही वो स्टेटमेंट अनट्रू हो या मलिशियसली बोला गया हो, उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लाए नहीं करते. यस, इनको एब्सोल्यूट प्रिविलेज होती है. और एब्सोल्यूट प्रिविलेज इन सारे केसेस में होती है, जैसे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग हो गई, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो गई, या फिर स्टेट कम्युनिकेशन. कुछ केसेस में जो प्रिविलेज होती है वो क्वालिफाइड होती है. इस केस में बस ये जरूरी होता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कि विदाउट एनी मेलिस दिया गया है, दैट इज मेलिशियस इंटेंशन नहीं होना चाहिए बोलने वाले के उस स्टेटमेंट के, है ना, तो फिर आपको क्वालिफाइड प्रिविलेज मिलेगी. दस टू हैव दिस प्रिविलेज 2 चीजें होना जरूरी है. पहला, कि जो स्टेटमेंट है दैट वाज मेड ऑन प्रिविलेज, दैट इज इट वाज इन डिस्चार्ज ऑफ अ ड्यूटी और प्रोटेक्शन ऑफ एन इंटरेस्ट. ठीक है. या तो एक फेयर रिपोर्ट किसी पार्लियामेंट्री, जुडिशियल या पब्लिक प्रोसीडिंग की. दूसरा है स्टेटमेंट जो है वो विदाउट एनी मेलिस होना चाहिए. ना अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को देखें, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है उसे हम डेफेमेशन से कैसे रिलेट कर सकते हैं. यस, तो जो प्रेस है उसे थोड़ा केयरफुल होना चाहिए इन पोर्ट्रेइंग अ पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर मानी जाती है. यस, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है
एक पर्टिकुलर कंट्रीज के व्यूज को मॉडिफाई करने में और डायरेक्ट करने में। अगर मीडिया किसी को डिफेम कर दे तो उस इंसान को अपनी रेपुटेशन को वापस से सही करने में काफी टाइम और एफर्ट्स लग जाते हैं। इन द केस ऑफ सलीना दंदासी वर्सेस गज्जाला मल्ला रेड्डी, ये केस है 2008 का। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 10,000 रुपए का कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया था प्लेंटिफ को एंड सेड कि जो जर्नलिस्ट हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू बी केयरफुल एंड कॉशियस व्हाइल प्रोसीडिंग टू मेक पब्लिकेशन। मतलब मीडिया को भी केयरफुल रहना चाहिए व्हेन इट कम्स टू पब्लिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल, क्योंकि उनके आर्टिकल्स आर डिसमेटेड एंड द ओपिनियंस आर मेड ऑन दोज पर्टिकुलर आर्टिकल्स। सो दिस वाज डेफेमेशन का, और मैं बाकी अपने टॉपिक्स का इंस्टाग्राम पे भी डालती रहती हूँ, तो काइंडली फॉलो माय पेज ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज लॉ एड बाय एमन, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो प्लीज फॉलो मी, सपोर्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। यस, नेक्स्ट टॉपिक इन न्यू सेंस। टिल देन, गुड लक, बाय।